फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है शब्द। तो हम शब्द जानने से पहले हमने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने देखा था वर्णमाला के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं। तो हम उसी के आगे अब देखेंगे कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो हम देखते हैं शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, या जिनका निश्चित अर्थ प्रकट हो या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अतः वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही शब्द कहा जाता है और भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। तो हम जानेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हम देखेंगे कि शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो हम जानेंगे कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, किन किन शब्दों को सार्थक शब्द के अंतर्गत रखा गया और निरर्थक शब्दों के अंतर्गत किन किन शब्दों को रखा गया है। तो सार्थक शब्द ऐसे शब्दों को रखा गया है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है या जिनका कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ होता है, इसीलिए वो सार्थक शब्दों के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कमल, रोटी, विद्यालय आदि। निरर्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना अर्थ वाले शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जैसे मकल आदि निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे कि अध्ययन की दृष्टि से शब्दों का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तब हम इससे पहले जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति का अर्थ होता है कि मूल, जिन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और उत्पत्ति मीन्स होता है मूल, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी शब्द का उद्गम स्थान कहाँ से माना गया है। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री से माना गया है, इसी तरह से इन शब्दों का भी उद्गम किसी न किसी भाषा से लिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द क्या हैं, देशज शब्द क्या हैं, विदेशी शब्द क्या हैं और संकर शब्द क्या हैं। तो तत्सम शब्द, तो हम देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द के अंतर्गत रखते हैं, या बिना किसी परिवर्तन के हम संस्कृत से शब्द ले लिए गए हैं, इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द के अंतर्गत रखा गया। जैसे हस्त, कर्ण, भूमि, दधि आदि शब्दों को रखा गया है। तो हम देखेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं और किन किन शब्दों को तद्भव शब्द के अंतर्गत रखा गया। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका उद्भव हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन होकर हिंदी में ढल गया है, उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न होने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढल गए हैं, वे शब्द तद्भव शब्द के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हाथ, तो यानी हस्त का हाथ होता है, का तद्भव, और कर्ण का तद्भव कान होता है, दधि का तद्भव दही होता है। तो इन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट है देशज शब्द, यानी देशज शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं
कि हिंदी भाषा के वे शब्द जो हिंदी की प्रकृति के अनुसार स्थानीय बोलियों, उपभाषाओं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए शब्द जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई ठोस आधार नहीं होता है, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटखटाना, ढूंढना, भड़बड़ाना आदि शब्दों को हम देशज शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, उसे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अतः कुछ ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा के ज्यों कहते हों उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, ज्यों कहते हों ले लिया गया है हिंदी भाषा में, जैसे ऑफिस, कागज आदि शब्दों को हम ज्यों कहते हों ले लिया गया है। लेकिन कुछ शब्दों को हम हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि शब्दों को ले लिया गया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं और कुछ में परिवर्तन करके वो आज भी हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल हैं, इसीलिए इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। संकर शब्द, अतः इनके नाम से स्पष्ट है कि संकर यानी दो शब्दों या दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्दों को ही हम संकर शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो इसीलिए रेलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। और टिकट घर, तो टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, तो इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बना, इसीलिए इसे संकर शब्द के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मांग पत्र, तो मांग हिंदी शब्द है, पत्र संस्कृत शब्द है, तो इसीलिए हिंदी और संस्कृत से मिलकर जो शब्द बने हैं उसे संकर शब्द के अंतर्गत। जैसे फिजूल अरबी शब्द है और खर्च फारसी शब्द है, इसीलिए फिजूल खर्ची को भी संकर शब्द के अंतर्गत रखा गया है। तब हम देखेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रचना मीन्स होता है बनावट, या किस शब्दों की बनावट कैसी है, और बनावट के आधार पर ही शब्दों का 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। तो वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द और इन शब्दों की रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है, जिनमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो हम जानेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और किन शब्दों को रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा जाता है और किन शब्दों को यौगिक शब्द के अंतर्गत रखा जाता है और किन शब्दों को योग रूढ़ के अंतर्गत रखा जाता है। तब हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके 2 सार्थक ही खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे जो अपने आप में पूर्ण अर्थ या निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। रूढ़ शब्द को ही हम मूल शब्द के नाम से भी जाना जाता है या मूल शब्द भी कहा जाता है। और रूढ़ शब्दों के अंतर्गत ऐसे शब्द जो एक अर्थ विशेष विषय वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जो अपने मूल व्यवहार में प्रयुक्त में लाए जाते हैं, उसे ही हम रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पेड़, झरना, कमल, रोटी, विद्यालय आदि शब्दों को रखा गया है। यौगिक शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्दों को या वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं ऐसे शब्द या जो शब्द 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द के अंतर्गत रखते हैं। अतः हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द ही यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम और आलय से मिलकर हिमालय बना है, बैल प्लस गाड़ी से मिलकर बैलगाड़ी बनी है, 4 और पाई से मिलकर चारपाई बनी है, और देव प्लस आलय से मिलकर देवालय बना है, और विद्या प्लस आलय से विद्यालय बना है। इसी तरह से
शब्दों को यौगिक शब्द के अंतर्गत रखा गया है। योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए परंतु अन्य अर्थ या विशेष का बोध कराए अर्थात तीसरा अर्थ प्रदान करे, उसे हम योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो तीसरा अर्थ प्रदान करे उसे हम योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों परंतु तीसरा अर्थ दे और एक निश्चित अर्थ प्रदान करे उसे हम योग रूढ़ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जलज, तो जलज जल और ज से मिलकर जलज बना अर्थात कमल, जो जल में जन्मा हो उसे कमल कहते हैं। चक्रपाणी अर्थात जिसके हाथ में चक्र हो तो उसे हम विष्णु कहते हैं या कृष्ण कहते हैं। नील और कंठ से मिलकर नीलकंठ अर्थात जिसका कंठ नीला हो तो शंकर जी के नाम से जानते हैं। जिसे 10 है आनंद अर्थात जिसके मुख 10 हों अर्थात दशानन को कहा जाता है। और अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितने भी समासिक पद बहुब्रीहि समास के होते हैं वो उन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा जाता है।